नाज़रीन, इस वक्त जिनको आप सुनना चाहते हैं और जिनके आप वीलॉग्स देख भी रहे हैं, शहजाद अकबर साहब से हमने टाइम लिया है। आप साबिक सरबराह हैं एसेट रिकवरी यूनिट के और फॉर्मर एडवाइजर भी रहे हैं ऑन अकाउंटेबिलिटी और इंटीरियर पे। इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान जो है आप बड़े एक्टिव भी रहे। और सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी, शहजाद साहब, सबसे पहले जो नाजरीन सुनना भी चाहते हैं, मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहब है उनके रेफरेंस से मुतालिक मैं सवाल से आगाज करूंगी। जब उनका रेफरेंस दायर हुआ उस टाइम यही कहा जाता था, आप सबसे बड़े एक प्रोपोनेंट के तौर पे नजर आते थे और कहा जाता था कि बड़े फोर फ्रंट पे भी आप हैं। फिर इमरान खान साहब ने ये भी तस्लीम किया कि ये गलती थी और किरदार कोई और थे जो कि बनवा रहे थे। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि वो किरदार थे कौन, कौन बनवाना चाहता था अगर खान साहब को माफी मांगनी पड़ी इस पे? नहीं, मेरा ख्याल है ये जो इस एपिसोड के ऊपर कि वो किरदार कौन थे और वो क्या थे, अगर खान साहब ने बात शुरू की है तो हम इंतज़ार करेंगे कि खान साहब ही आगे डिस्क्लोज करें कि कौन से किरदार थे और उनको ज़्यादा मज़ीद बेहतर पता होगा। सिंपल फैक्ट यही है कि जो उस वक्त जो रेफरेंस फाइल किया गया वो एक इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड था, और मेरा जो उस पूरे मामले के अंदर किरदार, देखें उसको आप स्कैंडलाइज तो जितना मर्जी कोई करना चाहे, लेकिन हमारा जो किरदार था वो वही था कि एक इन्फॉर्मेशन आई, लॉ मिनिस्टर ने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि हमारा तो कोई रोल प्ले ही नहीं है इस चीज़ को लेके, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आई फॉरेन एसेट्स की हमारे पास हमारे दफ्तर में, जिसके पूरे सबूत हमने सुप्रीम कोर्ट में वो जो 10 माह की प्रोसीडिंग्स हुई उसमें पेश किए, पूरी फाइल्स पेश हुई थी। उन अच्छा, उसके बाद हमारी एक मीटिंग होती है विद द लॉ मिनिस्टर, जिसमें ये कहा गया कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। आप अगर एक कंफर्मेशन कर लें कि ये जो प्रॉपर्टीज़ की जो आपके पास ये किसी ने भेजी है रजिस्ट्रेशन, इफ़ इट्स रियल, तो फिर हम इसके ऊपर देख लेते हैं। तो हमने लॉ मिनिस्टर के कहने के ऊपर ही वो जो था वो उसकी कंफर्मेशन की, और कंफर्मेशन बरतानिया में प्रॉपर्टी को इतना बड़ा मसला नहीं है। जो आपके पास नाम होते हैं, अच्छा वो सुप्रीम कोर्ट में भी हमसे पूछा गया बाद में कि आपने कुछ जासूसी की और पता नहीं क्या किया। हमने बार बार कोर्ट में भी बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन हमने अपने रिटन सबमिशन में दिया हुआ है कि किस तरह से ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है जो आप लैंड रजिस्ट्रार है यूके का, वो आप ले सकते हैं, और वो हमने वहाँ पे जमा भी करा दिया। और जब वहां से कंफर्मेशन आई तो उसके बाद एआरयू तो खत्म हो जाता ना, एआरयू ने तो अपनी एक रिटन रिपोर्ट लॉ मिनिस्टर को दे दी। लॉ मिनिस्टर ने फिर वो फाइल कर दिया प्राइम मिनिस्टर के साथ, और प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट और देन प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। रेफरेंस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मेरे दफ्तर से गई वो सारी 100% दुरुस्त थी। आगे अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि उन्होंने उस रेफरेंस के ऊपर एक्शन करना है नहीं करना है, किसकी जुरिस्डिक्शन थी नहीं थी। अच्छा, उसके बाद भी अगर आप याद करिए तो उसमें जो एफबीआर के पास ये भेज दिया गया था केस इनिशियली, कि एफबीआर जो है वो चूंकि ये तय पाया कि जी शायद हमें नहीं देखना चाहिए था इन चीज़ों को, चलें ठीक है हम मान लेते हैं नहीं देखना चाहिए था, एफबीआर को देखना चाहिए था, तो एफबीआर के पास चीज़ें भेज दी गई और एफबीआर ने उसके अंदर अपनी तहकीकात की, और एफबीआर की तहकीकात के बाद वो रिपोर्ट सबमिट भी हुई सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू का बेंच था 9 या 10 मेंबर्स का, उसमें मेजॉरिटी का डिसीजन ये आया कि एफबीआर के पास भेजा जाना और रेफरेंस फाइल करना और सारा जो ये काम था ये गलत था। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक ये है कि उसके ऊपर एक कानूनी राय बेंच के ज़्यादातर लोगों की आई कि ये नहीं भेज सकते थे, लेकिन कहीं से ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई जो कि आप कह लीजिए कि मेरे ऑफिस की हद तक या मेरी ज़ात की हद तक हो, या मेरे ऑफिस की हद तक, इसमें ज़ाती बात तो कोई है नहीं। वो सिंपली ये चीज़ थी कि जो इन्फॉर्मेशन हमने दी और कंफर्मेशन जो हुई उसमें कोई गलत चीज़ नहीं थी, यानी कि प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती थी, वो टैक्स के डॉक्यूमेंट्स में डिक्लेयर्ड नहीं थी, एंड दैट्स इट। राइट। शहजाद साहब, मुझे ये भी बताएं कि शहबाज शरीफ साहब का ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था, आपकी हुकूमत 2008-18 में आती है और तब से लेकर 2022 तक जब खत्म होती है, ये तो उस वक्त तक तो ये भी कहा जाता कि भाई इंडाइटमेंट के बड़े करीब थे। क्यों नहीं 4 साल में एक इंप्रेशन बना, 4 साल में आप लोग कुछ नहीं कर सके, क्यों नहीं इस केस से कुछ निकला? देखिए, दो वजूहात हैं। पहली तो चीज़ है कि जो शहबाज शरीफ के बारे में जो मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत थे वो पहले दिन तो 2018 अगस्त में अवेलेबल नहीं थे। 2018 या 19 में ही कहीं जाके हमारे पास एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आती है नैब के पास, और उसके बाद वो एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू होता है और वो 1.5-2 साल इन्वेस्टिगेशन होती है।
جب یہ انفارمیشن آتی ہے، انفارمیشن آتے ساتھ ہی جو اس پوری کہانی کا مین کریکٹر سلمان شہباز ہے وہ ملک سے چلا جاتا ہے. اچھا وہاں پہ پھر لیکن اس کے بعد وہ جو انویسٹیگیشن کا سلسلہ ہے جہاں پہ سارے ایویڈنسز ملتے ہیں، ان کو سراغ لگایا جاتا ہے، کیسے ہنڈی حوالہ کے ذریعے یہ ٹیز کی جاتی ہیں اور پیسہ واپس گھمایا جاتا ہے، وہ سارا ایویڈنس آیا تقریباً 1.5 سال میں. اس کے بعد پھر وہ ریفرنس فائل ہوتا ہے، اور ریفرنس فائل ہونے کے بعد اس کی پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے. اچھا جب ریفرنس فائل ہو کے پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہیں تو 2001 میں ہی یہ وہی والی مدت ہے یا وہی والا عرصہ ہے جس کی اب انفارمیشن پبلک ہو رہی ہے کہ کس طرح سے باجوہ صاحب اور ان کی تمام جو لوگ تھے وہ اندر ساز باز کر چکے تھے. اور اب تو یہ باتیں میں بار بار دہرا بھی چکا ہوں کہ آگے کنوکشن دیکھیں ڈھونڈنے تک کے عمل میں تو بڑا کام ہوتا رہا، لیکن جب چیزیں مل گئی، سب کچھ آ گئی، تو جو اس کا اگلا پروسیجر تھا، پروسیکیوشن تھی، وہ نیب کر رہا تھا، اور نیب کے اوپر سارے کا سارا کنٹرول جو تھا وہ فوج کا تھا. تو اس کے بعد جو ایک جسے کہتے ہیں نا ملا جلا رجحان شروع ہوا کہ 2 قدم آگے اور 3 قدم پیچھے، اس کا تو سارا جو کہنا چاہیے اس پورے چیز کو آرکسٹریٹ کرنے والے شخص کا تو نام تھا قمر جاوید باجوہ. تو اس زمانے سے لے کے اب تک کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو اس کے پیچھے تو وہی شخص ہے. آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ کبھی شہباز شریف صاحب کی بیل ہو جاتی ہے، کبھی وہ اندر ہو جاتے ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ نہ ہی ان کے اندر ہونے میں اور نہ ہی ان کی بیل ہونے میں حکومت کا کوئی کردار تھا. وہ سارا کردار جو تھا وہ ایک ہی تھا، اور وہ کردار تھا قمر جاوید باجوہ. اور باجوہ صاحب نے ہی پھر یہ اس کے بعد ایون جب نواز شریف، اب جب ہم چیزوں کو پیچھے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ نواز شریف کو باہر بھجوانا، اس میں شہباز شریف کا رول. اچھا مجھے ایک سمپل سی بات بتا دیجئے، شہباز شریف نے نواز شریف جب نیب کی کسٹڈی میں تھے کب ملنا ہے، کس طرح سے ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، یہ ساری چیزیں یہی لوگ مینج کرتے تھے. اور یہ سب یہی مینج کرتے تھے، بالکل مینج کرتے تھے. نیب میں آپ مجھے صبح بتائیں نا، آپ نے کسی کو جا کے ملنا ہے، آپ مل سکتی ہیں نیب میں کسی کو. ابھی کتنے لوگ، ابھی مجھے بتائیے حسان نیازی پچھلے 3 مہینے سے غائب ہے، 2 مہینے سے شاید غائب ہے. اس کے والد جو ہیں وہ پٹیشنر ہیں سپریم میں، ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ نے کہا ہوا ہے حسان نیازی سے ملائیں، نہیں ملا رہے. جب ملانا ہوتا ہے تو نہیں ملانا ہوتا. آپ اس کی ایک اور مثال لے لیجئے کہ چینی کا جب واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو چینی کی انکوائری ہوئی اور ساری چیزیں باہر آئی، تو اس وقت جو چینی والوں کی جو ان کی گروہ کے سرگرم جو بھی تھے، ان کی ماں کے اوپر، میرے اوپر، ہماری ہی ایک پارٹی کے شخص نے الزام لگا دیا جی کہ یہ قادیانی ہے قادیانی ہے. میں اس کے خلاف کیس فائل کر دیا، وہ اریسٹ ہو گئے، ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی. اچھا ان کو جیل میں ملوانے کے لیے نا، کیونکہ دیکھیں میں بھی تو حکومت میں تھا، میں بھی تو انفارمیشن رکھتا تھا کہ کون کر رہا ہے کیا، ان کو جیل میں لانے کے لیے یہی چڑیا گھر والے، یہی سارے جو لوگ ہیں، یہ اس کو جیل میں کس نے ملنا ہے کس نے نہیں ملنا وہ پریشرائز کرتے تھے سویلین گورنمنٹ کو. اور مجھے وہاں سے انفارمیشن آتی تھی کہ جی یہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ ملوانا ہے. تو یہ تو ہر چیز کے اندر شامل تھے، تو وہ آج بھی شامل تھے. آج بھی نیب کے اندر جو کیسز بن رہے ہیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے باقاعدہ طور پہ اشتہار دیا جا رہا ہے، انٹیلیجنس یونٹ جو ہے اس کو وہ بنا رہے ہیں، اور اس میں ریٹائرڈ آفیسرز جو ہیں وہ رکھے جائیں گے. نہیں وہ بیسیکلی یہی ہے نا کہ وہ نیب کے اندر تو خیر کسی زمانے میں فوج جب پہلے تھی، جب جنرل کیانی آئے انہوں نے کہا کہ فوج نکل جائے گی، تو پھر یہ آئی ایس آئی کے لوگ اور انٹیلیجنس کے لوگ چلے گئے تھے. لیکن مشرف دور میں ایک کرنل لیول کے لوگ ہوتے تھے، اب انہوں نے اس کا وہ لیول بڑھا دیا ہے، اور اس کے اندر یہ تو خیر جاب کریشن ہے. دیکھیے 2 طرح سے ہیں، صرف انٹیلیجنس کے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ تو ہے نا کہ فوج خود چلاتی ہے، یعنی کہ ہمارا جو ادارہ ہے چاہے فوج ہے یا آئی ایس آئی ہے، وہ نیب کو چلاتی ہے. کیونکہ کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ سیاستدانوں کو دبا کے رکھنے کے لیے عدلیہ کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ تھا. اب جو نیا گٹھ جوڑ ہے وہ تقریباً یہ کہہ لیجئے مشرف کے دور سے ہی یہ شروع ہوا. بلکہ یہ اس چیز کی طرح تو نواز شریف نے ڈالی تھی سافر عمان کے ساتھ کہ احتساب بیورو بنا اور اپنے مخالف سیاستدانوں کے خلاف کیسز بنے، سب کچھ ہوا. لیکن وہ تو ان کا بہت چھوٹا سا پیریڈ تھا. لیکن بعد میں اسی چیز کو کنٹینیو کیا جب نیب بنی. تو نیب کی سب سے پہلی کریشن دیکھیں، پہلے کیا ہوتا ہے، شاک اینڈ آ پالیسی. سب سے پہلے جناب جنرل امجد جو ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھا، اس کو لائے، اس نے پکڑ کے سارے اندر کر دیے. ٹھیک ہے جی، سیاستدان سارے جو ہیں، ملک کا نظام ہی ایسا ہے، کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے. جب اس نے آگے سارے اندر کر دیے تو اس کے بعد جنرل خالد مقبول آ گئے، اور ان کے ہاتھوں، نیب کے ہاتھوں اور پھر طارق عزیز کے ہاتھوں پی ایم ایل کیو بنی. اچھا پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. پھر جب نیب میں دوبارہ سے تبدیلیاں کرنی تھی اور این آر او کرنا تھا، تو جنرل شاہد عزیز کو ہٹا دیا گیا 2007 میں، اور پھر وہاں پہ ایک چیئرمین لیس نیب ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوا اور پیپلز پارٹی واپس آئی.
फिर नैब को इस्तेमाल, यानी कि नैब का जो इस्तेमाल है। लेकिन शहजाद साहब, हरी हुकूमत में यही चीज नजर आती है, आपकी हुकूमत में भी बहरहाल इसी तरह से हुआ, एज अ टूल तो अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल उस वक्त आपके दौर में भी होता हुआ दिखाई दिया। आप एसिड रिकवरी यूनिट को जो हेड कर रहे थे, उसने कितना एसिड रिकवर किया? इस हवाले से ये सवाल बड़ा जेरे गर्दिश भी रहा है। और सिवाय वो जो 190 मिलियन पाउंड्स का मामला है, जो कि कहते हैं कि जी एनसीए ने रिकवर करके वो पकड़ के दे दिए, आपके ऊपर तो बाकायदा तौर पे ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा हो, फैसल वाउडा हो, ये मलिक अमीन असलम हो, ये तो कहते थे कि आप बंद लिफाफा लेकर आ गए और आपने साइन करवा लिया इन सबसे। देखिए, पहली तो बात है, जो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने कोई बंद लिफाफा लेके आया मैं और उन्होंने बंद लिफाफे पे साइन कर दिए, तो सबसे पहले इनके ऊपर पाकिस्तान के दफ़ा जहालियत के मुताबिक एक FIR कट के इनको तो सारी ज़िंदगी के लिए जेल में डाल देना चाहिए। कि इन जाहिलों को ये पता नहीं है कि कैबिनेट के इजलास में ना ही कोई साइन होते हैं ना कुछ होते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि जी आप जो है SAPM हैं या एडवाइज़र हैं, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, और मेरे कहने के ऊपर पूरी कैबिनेट थी जिसमें जनाब फाइनेंस मिनिस्टर से लेके नीचे तक के मिनिस्टर वो आंखें बंद करके जिधर मैं कहता था वहाँ वो सारी तस्लीम खम कर देते थे। तो ये इतना ही मतलब भोंडा सी बात है कि ये इनको, जिस तरह वो बेचारे उस्मान डार और सदाकर अब्बासी की अब प्रेस हो रही हैं वीडियो रिकॉर्डिंग्स, तो इनको भी अब याद आ रहा है। अच्छा, दूसरा ये जो है एसेट रिकवरी यूनिट ने क्या रिकवर किया क्या नहीं रिकवर किया, ये तो मेरे ख्याल किताब लिखने वाला एक पूरा सिलसिला है। हमने तो जो चीजें दौर में 4 सालों में कितना कर लिया। देखें, दो चीज़ें हैं। एसेट रिकवरी यूनिट कोई ऐसा एग्जेक्टिव इदारा नहीं था। एसेट रिकवरी यूनिट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको उठा के देख लीजिए, वो 3 सफाती टर्म्स एंड कंडीशन है। ये एक कोऑर्डिनेटिंग यूनिट था, इसने खुद कोई रिकवरी नहीं करनी थी, क्योंकि ना हमने किसी को भर्ती किया, ना हमारे पास कोई वर्क फोर्स थी, ना कुछ था। इट वॉज कोऑर्डिनेशन बिटवीन नैब, FIA, स्टेट बैंक का एक होता है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, एंड एक और इदारा था, आई थिंक FBR, सॉरी। तो इनके जो लोग थे, ये इन्होंने आपस में, ये इनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता था कि आपने आपस में बैठ के बेहतर काम करना है। तो अब हमारे दौरे हुकूमत के दौरान जो इनके कामों में, यानी कि एक मिसाल के तौर पे जो FBR की रिकवरीज हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, वो कितनी थी, चाहे वो शुगर कमीशन की मद में आई, चाहे वो पेट्रोल कमीशन की मद में आई, क्योंकि ये तमाम चीज़ें इसी ऑफिस से कोऑर्डिनेट होती थी। तो हम तो देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि वो रिकवरीज, क्योंकि ना ही ARU का कोई अपना अकाउंट था जहां पे पैसे रिकवर करके डाल के हुकूमत को देने थे, ना ही हमारे पास कोई सिपाही या टुकड़े थे जिन्होंने जाके पैसे लोगों से लेने थे। आपने तमाम, क्योंकि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ ना। अब वैसे अगर कोई बंदा खुद समझे कि नहीं जी शहजाद अकबर ने खुद जाके कुंडी फेंक के पैसे वापस लेने थे, तो ऐसा नहीं है, रूल्स आपको ऐसे अलाउ नहीं करते। वैसे वो एक जो इंप्रेशन आता है एसिड रिकवरी यूनिट, वो तासुर तो यही मिलता है कि शायद बिकॉज हमारा प्रॉब्लम ये है ना कि हम बहसीते कौम, हम जब समझते हैं कि जिंदगी जो है सलमान खान की फिल्म है, जिसमें वो कैसे वो बड़ी मशहूर जो उसकी सीरीज है 3 फिल्मों की, जो जाता है 2 मुक्के मारता है और वो एक विलन होता है और एक हीरो होता है। तो ऐसे रियल लाइफ में तो नहीं होता। वो इदारों ने अपना काम करना है, अगर इदारों ने करना था, आपने कहा एसिड रिकवरी। देखिए, दूसरी चीज ये है कि जो चीजें इदारों ने काम करना था, इदारों की परफॉर्मेंस हमारे दौर में जरूर बेहतर हुई है, लेकिन इसके साथ साथ अब ये चीज, चाहे मैं बात कर रहा हूँ या खान साहब भी अपनी गिरफ्तारी से पहले बात कर चुके हैं कि हमें रुकावटें क्या पेश थी। देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आप जब ये पूरा प्रोसेस कर रहे थे, तो हमें इन द मिडिल ऑफ आवर गवर्नमेंट, 3.5 साल की आपकी टोटल हुकूमत है, ठीक है, और इमरान खान से हिसाब 71 सालों का मांगा जा रहा है। 3.5 साल की हुकूमत में 1.5 साल पौने 2 साल के बाद तो हमें पता लग गया कि भाई हम किसी और पेज पे हैं और ये जो भाई साहब दूसरे हैं ये किसी और पेज पे हैं। क्योंकि ये बात भी मैं पहले पब्लिकली कर चुका हूँ कि 2001 में ये जत्था आया खान साहब के पास, और जिसमें जान के उस मीटिंग में मुझे नहीं बिठाया गया, ताकि जो डिस्कशन थी वो मेरे ही सब्जेक्ट मैटर पे थी, एहतसाब के ऊपर थी, और वहाँ पे बाकायदा तौर पर ये पेश किया गया जी कि हम ये जो ना पूरा एहतसाब का जो बयानिया है या जो इसमें एक शिद्दत है, इसको कम करना है, क्योंकि जी हमने अपोजिशन के साथ बैठ के कोई मामला तय करने। तो ये तो उस वक्त ऑलमोस्ट एक किस्म का अलग ऐलान भी शुरू हो गया, और मुझे इस मीटिंग में भी नहीं बिठाया गया। बाद में जब मुझे ये पता चला इस मीटिंग की तमाम चीज़ों का, तो मैंने फिर